हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा 38वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक पूछे गए ज्योग्राफी यानी के भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 38वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के अलावा सीडीपीओ, टीआरई, बीपीएससी बीएओ आदि के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या लगभग 318 है, जो आपकी आने वाली 71वीं बीपीएससी की परीक्षा तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत भारत के भूगोल को हम लोग अलग अलग टॉपिक में बांटकर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा से ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है। भारत ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजोल। दिए गए विकल्पों में से मिजोरम का आइजोल ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल तथा रांची ये दोनों कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला टॉपिक है, मानक समय। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, प्लस 5.5 घंटा। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बघेलखंड। बघेलखंड पठार ये छत्तीसगढ़ में स्थित है तथा यहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी कितना आगे रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटे आगे है और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। अगला टॉपिक है, सीमावर्ती देश। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है और इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था, 1914 में। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल राज्य सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, तो ये कथन गलत है। और अगला कथन है, शिवालिक वाय हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 3 सही है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और शिवालिक जो है ये वाय हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है।
अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त यानी कि 4 डीप में हुई है। तो ये कथन भी सही है। और अगला है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये कथन गलत है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं और इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई आदि जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, फिर है महान मैदान, तीसरा है तटीय मैदान तथा चौथा है उत्तरी पर्वत। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा तटीय मैदान, फिर हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग, तीसरे नंबर पर हो जाएगा महान मैदान तथा चौथे नंबर पर हो जाएगा उत्तरी पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख, तीसरे नंबर पर जास्कर और चौथे नंबर पर पीर पंजाल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसे जियो सिंक लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक लाइन या फिर भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है और इन चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। पहला है धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो इसका हो जाएगा सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम। नेक्स्ट है विंध्य चट्टान प्रणाली। तो इसका हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली। तो इसका हो जाएगा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। और चौथा है तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपादीय प्रदेश है। तो हिमालय के पर्वतपादीय प्रदेश को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत शिखर ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में नंगा पर्वत ये जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है और कामेत शिखर ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत के सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और K2 ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि पीओके में स्थित है। और एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बतूरा। दिए गए विकल्पों में बतूरा हिमनद ये हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है और इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है, किंतु आयोग ने इसका सही उत्तर हिस्पर को माना है और हिस्पर की लंबाई 49 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक या वाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के प्लायोसिन युग में 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट है, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है।
तो इसके पूर्वी छोर पर नामचा बड़वा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामचा बड़वा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिमाद्री के पश्चिमी छोर पर कौन सा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल जो है ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा ये मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी ये गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी ये भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र यात्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है। तो इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो इन्हें सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदि में सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डमम पहाड़ियां। और ये अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार। दिए गए विकल्पों में से गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका भाग है। तो सोमेश्वर श्रेणी ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो ये तीनों अन्नाईमुडी में मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्नाईमुडी ये भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है तथा यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। नेक्स्ट है, पर्वत चोटियाँ। पहला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। और केटू जो है ये पीओके में स्थित है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और केटू ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। अरावली जो है ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है जबकि हिमालय, आल्प्स, एंडीज ये सब नवीन वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट है, हिम रेखा एवं हिमनद। पहला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आल्प्स क्षेत्र। हिम रेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ होती है। और दिए गए विकल्पों में से आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा सबसे न्यून है और आल्प्स पर्वत ये यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। नेक्स्ट है, लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लीखापानी हिमनद तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में भारत तथा म्यांमार की सीमा पर। नेक्स्ट है, मूला, मरकत और बोलन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी पर्वतीय दर्रे हैं। मूला, मरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे या पास हैं और ये पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट है, पठार
और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो ये सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तरी भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती राज्य में स्थित है, जिसके अंतर्गत ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां ये मिजो हिल्स का भाग है, मिजो हिल्स, जबकि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय पठार का भाग हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है, तो जोजिला सुरंग ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र का संबंध दक्षिण भारत में कर्नाटक के पठार से है और इसे कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है तटीय भाग, भारत की तटरेखा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और भारतीय तटरेखा की ये लंबाई 1970 में मापी गई थी और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा 11,098 किलोमीटर की हो गई है 2023-24 में, 11,098.8 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, जो कि लगभग 21.9 किलोमीटर के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के तहत प्रत्येक तटीय देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा उसकी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत होती है। नेक्स्ट है अरब सागर के द्वीप समूह। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो इसमें 36 द्वीप हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, यानी कि इसका निर्माण कोरल रीफ्स के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा जिला। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है और उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये तीनों तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। वहीं बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है पाट अंचल अवस्थित है, तो ये झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है झूमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो झूमड़ी तलैया ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये झारखंड के कोडरमा में स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटते हुए क्रम में, तो इनका सही अवरोही क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 94,163। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसके तहत राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। वहीं महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो प्रश्न काल में बिहार जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य था। वहीं तेलंगाना के गठन के बाद बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां हो गया था, किंतु जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो असम जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, यानी कि कुल 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ जिला। गुजरात का कच्छ जिला ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। लेह का क्षेत्रफल 45,100 वर्ग किलोमीटर है और ये सभी डेटा जो है ये राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है तथा बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो जयपुर है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रजातियां एवं जनजातियां। पहला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा में नहीं की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है गद्दी लोग निवासी हैं। तो गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवास करती है। नेक्स्ट है बोडो निवासी हैं। तो ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है गारो जनजाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। और गारो जनजाति मेघालय के साथ साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में निवास करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यहाँ पर गलत पूछ रहा है। तो भील गुजरात ये सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु तो ये भी सही है और टोडा केरल तो ये गलत है। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पाई जाती है, केरल में नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। तो इन्हें मैतेई कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैतेई। नेक्स्ट है अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। ओल्ड हम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है। तो अलकनंदा तथा भागीरथी ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवप्रयाग ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा। प्रश्न में दी गई भारत की नदियों में सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की 1312 किलोमीटर तथा महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल तथा बराकर गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो जिलों की संख्या 12 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं और ये जिले हैं सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी बिहार के पटना जिले में सबसे लंबी है और यहाँ पर गंगा नदी की लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। और इसके बाद भागलपुर का स्थान है और यहाँ पर गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फतुहा के पास गंगा नदी में पुनपुन नदी मिलती है। नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। ऑप्शन डी। और इसका एक अन्य नाम शालग्रामी भी है। और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई को माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि उत्तर दिशा से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मानस नदी भी उत्तर दिशा से ब्रह्मपुत्र से मिलती है और बेलसिरी नदी भी उत्तर दिशा से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इन तीनों नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास स्थित है। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियाँ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा तथा तापी नदी ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है तथा ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो सोन तथा नर्मदा नदी इन दोनों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिले के सिहावा शहर के पास से होता है। तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा और तापी ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गोदावरी और कृष्णा नदी ये दोनों पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा गंगावली और नर्मदा ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? भीमा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की। भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है और कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं तथा इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां ये अधिकांशतः मौसमी होती हैं, अर्थात इनमें वर्ष भर जल प्रवाहित नहीं होता है और ये केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती और सबरी तो ये दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है
और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो है ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकाल श्रेणी। अगला टॉपिक है अन्य नदियाँ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला कथन है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। तो ये कथन सही है। दूसरा है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 2 सही है। अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, जो कि हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। और हिमालयी नदियों का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तथा हिमालयी नदियां ये युवा नदी का उदाहरण है और ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काबुल नदी से। सिंधु नदी अटोक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां पर दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्रा और भागा नदियां, तो ये दोनों लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये तीनों नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से निकलती हैं। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित पुष्कर घाटी से होता है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये 69th बीपीएससी तथा 70th बीपीएससी री एग्जाम दोनों में पूछा गया है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर है और इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन सी। और ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है? तो कोसी नदी ने किया है। ऑप्शन सी। और कोसी नदी का उद्गम हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जोग जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। कपिल धारा ये कावेरी पर नहीं नर्मदा नदी पर स्थित है तथा धुआंधार ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो बी और सी ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो पोनानी नदी का है। काली नदी, पोनानी नदी और पेरियार नदी, इन तीनों नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र पोनानी नदी का है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 4 का हो जाएगा डेल्टा, कंकर का हो जाएगा बांगर, कायल का हो जाएगा तटीय मैदान तथा मांड का हो जाएगा पंजाब का मैदान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। कायल का अर्थ होता है झील जैसा जल क्षेत्र जो मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में बनता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
नगरी। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, जो कि झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव के पास स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली नदी। भारत तथा नेपाल के बीच सीमा काली नदी बनाती है और सुगौली की संधि के द्वारा यह नदी भारत तथा नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। नेक्स्ट है, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। डीवी द्वीप या डीवी समी द्वीप ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है, जहां पर कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्यों से अलग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा, क्योंकि तुंगभद्रा, पेनगंगा तथा महानदी ये तीनों पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, नदियों के किनारे स्थित नगर। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है। वहीं उत्तर काशी, इसका संबंध भागीरथी नदी से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर काशी। नेक्स्ट है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लिद्दर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, प्रपात और झीलें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हुंडरू प्रपात निर्मित है? तो हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। दिए गए विकल्पों में लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है तथा वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। वहीं चिल्का झील ओडिशा तथा सांभर झील राजस्थान ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर जिले में स्थित है। तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील कांवर झील है और ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगला टॉपिक है जलवायु और उसके अंतर्गत मॉनसून। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है और ये थार रेगिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांशतः चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होती है और चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती हैं और चक्रवात जो है ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अर्थात वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार ये CWG के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। वहीं दक्षिण बिहार की जलवायु AW से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के
प्रदर्शन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, तिब्बतीय उच्च भूमि तथा ला नीना, ये सभी विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मॉनसून के प्रदर्शन से संबंधित हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे सूखा स्थान लेह है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? तो इसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसे 14 अक्टूबर कर दिया गया है, किंतु आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को माना है, 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, जिसमें अमृतसर ये 31 डिग्री 29 मिनट से 32 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पर स्थित है, और शिमला ये 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट अक्षांश पर स्थित है, किंतु इनकी जलवायु में भिन्नता इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। नेक्स्ट है, मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साफ आकाश से। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से वापस लौटने लगता है तो इस प्रक्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। और अरावली पर्वत श्रेणी ये मानसूनी हवाओं की दिशा के अनुरूप होती है तथा ये बाधक के रूप में कार्य नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। भारत का कोरोमंडल तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इस तरफ मालाबार तट है और यहाँ पर कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट है, वर्षा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गली कटाव। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव बनता है, यानी कि गली इरोजन। और गली कटाव ये चंबल बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा या मैंगो शावर संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आम की फसल। आम्र वर्षा ये कर्नाटक तथा केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। नेक्स्ट है, चेरापूंजी अवस्थित है? तो ये मेघालय में अवस्थित है। चेरापूंजी भारत के मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है और मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। नेक्स्ट है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। केरल तथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो शावर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 75 सेंटीमीटर से कम। शुष्क या अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है, शीतकालीन वर्षा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदाएं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं और दूसरे तरफ प्रदेश है। बाढ़, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप, इसका हो जाएगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा का हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात का हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 4 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टियाँ, काली मिट्टी।
इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगर या रेगुर कहते हैं तथा यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि काली कपास वाली मिट्टी। ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी तथा रेगुर मिट्टी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काली मिट्टी ये कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी कहा जाता है तथा इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है और इसे दो भागों में बांटते हैं, नवीन जलोढ़ या खादर तथा प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहते हैं, ऑप्शन बी। तथा इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पूर्णिया और पटना में पाया जाता है, ऑप्शन सी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर का भंडार बिहार के दिए गए जिलों में मुख्यतः पूर्णिया तथा पटना जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं। लोम मिट्टी में 40% बालू, 40% मृत्तिका या क्ले तथा 20% गाद के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी विविध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और करेवा मिट्टी ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है क्योंकि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो केशिका के द्वारा मिलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो ये सबसे अधिक मेघालय में है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है और यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, ओडिशा, असम आदि के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है क्योंकि इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन एवं सुधार। पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनारोपण के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति। पहला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश ये सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है और मध्य प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण 85,724 वर्ग किलोमीटर है। वहीं वन तथा वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर वन तथा वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, सुंदरबन क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सघन मैनग्रोव वन। सुंदरवन में सघन मैनग्रोव वन पाए जाते हैं और ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ के 85.34% क्षेत्र पर वनावरण है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा और लक्षद्वीप का 91.33% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसें, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्लभ प्रजाति। IUCN ने
हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंस तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। ये दोनों बिहार में स्थित है, जिसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है तथा भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये मुंगेर जिले में स्थित है। वहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में तथा गजनेर वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं होता है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। तो ये भी सही है। और अगला है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। गंगा नदी डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी और यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है तथा इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये तथा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में रखा गया है। नेक्स्ट है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो मिजोरम में कुल वनावरण जो है ये 85.34% है, मेघालय में 75.65%, नागालैंड में 73.72% तथा मध्य प्रदेश में कुल वनावरण 25% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नागालैंड तथा मध्य प्रदेश में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, यानी कि 75% से कम है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वनावरण 21.76% है तथा कुल वृक्षावरण 3.41% है और संयुक्त रूप से कुल वनावरण तथा वृक्षावरण 25.17% है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र क्या है? तो वनावरण 21.76% है ISFR 2023 के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है और यहाँ पर 85.34% क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप का है 91.33%। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 81,000 प्रजाति जीवों की तथा 47,000 प्रजाति वनस्पति की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में वनाच्छादित क्षेत्र ये लगभग 25 वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी में ये लगभग 44.31 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चंडीगढ़ में 25 वर्ग किलोमीटर पर, लक्षद्वीप में 27.06 वर्ग किलोमीटर, पुदुचेरी में 44.31 तथा दादर नगर हवेली और दमन और दीव में 225.62 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी घाट।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है और इनका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली इसलिए संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों तथा जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई एवं नहरें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी नदी। पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा तथा गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये गंडक से निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है और इसमें से कुछ नहरें निकाली गई हैं तथा सारण सिंचाई नहर भी इनमें से एक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भाखड़ा नांगल बांध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसे सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध को सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कावेरी नदी पर बने बांध। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव समुद्रम। दिए गए विकल्पों में शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है तथा इसका निर्माण 1902 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध। पहला प्रश्न है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है और वर्तमान में ये परियोजना आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। पहला प्रश्न है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो इसे महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध को महानदी पर बनाया गया है और ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजनाएं। पहला प्रश्न है मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो इन्हें बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। नेक्स्ट है विविध परियोजनाएं। पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनने के लिए रखी है। मंडल बांध परियोजना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल नदी पर। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में मंडल बांध परियोजना का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है कृषि। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों में दो फसल। कृषि में युग्म पैदावार अर्थात डबल क्रॉपिंग, इसका मतलब एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग तथा उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। नेक्स्ट है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था। तो चावल का था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हरित क्रांति। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक
20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली किस्मों की बीज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था तथा इसके तहत उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। पहला कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीक का विस्तार करना है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो यह कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 और 4 सही है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है तथा इसमें प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी हरित क्रांति के घटक हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इसका संबंध उपर्युक्त सभी से है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है। तो ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है, जबकि गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू ये सभी नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दलहन। दिए गए विकल्पों में दलहन की फसलें फलीदार होती हैं तथा इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर आदि फसलें आती हैं। नेक्स्ट है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है तथा इसके बाद गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। तो वर्ष 2018-19 में चावल के उत्पादन का सही आरोही क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यूपी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वहीं भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नकदी फसलें और उसके अंतर्गत कपास। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो प्रश्न काल में इसका सही उत्तर ऑप्शन डी था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं। तो दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सूती मिलें महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन्ना। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो प्रश्न काल में इसका सही उत्तर ऑप्शन बी था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किंतु वर्तमान में इसका सही क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है।
तो दिए गए विकल्पों में इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तिलहन। पहला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। नेक्स्ट है, बागवानी फसलें, कहवा या कॉफी। पहला प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज। पुलनेज जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, जबकि चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदुनगिरी ये तीनों कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, चाय एवं रबड़। पहला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो प्रश्न काल में भारत दाल और चाय दोनों के उत्पादन तथा उपभोग में अग्रणी था, दाल और चाय। नेक्स्ट है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का करता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो केरल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा ये जायद फसल है, और इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद फसलें हैं, जबकि चना और सरसों ये रबी फसल है और कपास ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, कृषि विविध। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं रबी की फसल कहलाती है, तो ये कथन गलत है, इन्हें खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसलें हैं, तो ये कथन भी गलत है, ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती है, तो ये कथन भी गलत है, इन्हें रबी की फसल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो भारत में पटसन का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरबूज। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि ये जायद की फसल है, तथा मूंग और उड़द ये दोनों खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, अर्थात बागवानी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो जूट, मूंगफली और गन्ना ये तीनों नकदी फसल है, वहीं ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्वार। और ज्वार एक मिलेट है, अर्थात मोटा फसल। नेक्स्ट है, पशुपालन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्लीकर। हल्लीकर जो है ये कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, वहीं थारपरकर, राठी और मेवाती ये तीनों राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। नेक्स्ट है, खनिज संसाधन, शैल तंत्र। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न काल में बिहार खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, यानी कि स्टेट ऑफ मिनरल्स, और यह लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ताम्र अयस्क आदि के भंडार से समृद्ध राज्य है। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज, लौह अयस्क। पहला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और ओडिशा। दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश और ओडिशा लौह अयस्क से संपन्न है, वहीं संपूर्ण भारत में लौह अयस्क से संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो ये पंजाब में उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बैलाडीला खान ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरिया जो है ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का घाटशिला तांबा खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज अभ्रक। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चादरी अभ्रक इसका सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, ऊर्जा खनिज कोयला। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये रानीगंज में खोदी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई थी और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे 1774 में खोदा गया था। नेक्स्ट है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो प्रश्न काल में इसका सही उत्तर ऑप्शन ए था, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। किंतु वर्तमान में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर ओडिशा तथा तीसरे स्थान पर झारखंड है। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो ये झरिया में स्थित हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। ये चारों ही कथन सही हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता तथा कार्य संचालन कीमतें, ये सभी कोयला उद्योग की समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है और यह झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी तथा सोन नदी घाटी, ये तीनों ही। भारत के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है और गोंडवाना तंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो कोयले का प्रमुख भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ये डिगबोई असम में है, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो ये 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में हुआ, जब तेल निर्यातक देशों अर्थात ओपेक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट है, विविध खनिज। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में भारत का केरल राज्य अग्रणी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोनाजाइट ये थोरियम का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और ये बिहार के रोहतास तथा कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा तापीय। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है,
बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में सबसे पहले हो जाएगा विशाखापत्तनम, दूसरे नंबर पर हो जाएगा काकीनाडा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा मछलीपट्टनम तथा चौथे नंबर पर हो जाएगा नागपट्टिनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 1 2 3। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, मछलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागपट्टिनम ये तमिलनाडु में स्थित है तथा विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले हो जाएगा नामरूप और ये असम में स्थित है। फिर हो जाएगा ओबरा, ये यूपी में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा पारीछा, ये भी उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। और चौथे नंबर पर हो जाएगा कोटा, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 4 1। नेक्स्ट है जल विद्युत। पहला प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर और राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये लगभग 12% है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा विविध। पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये कथन गलत है। किंतु वर्तमान संदर्भ में ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रास नहीं वृद्धि हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो वर्ष 1994 में 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 4 चारों ही कथन सही हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। और राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी तथा राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ये चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य राजस्थान है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थितियांतरण का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इन क्षेत्रों से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह अयस्क की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्र की स्थापना का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये टाटा नगर के नज़दीक स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी और अब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम एवं ताम्र उद्योग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ये खेतरी में स्थापित है। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा खेतरी में तांबे की खदानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा
वस्त्र उद्योग का केंद्र है। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके अतिरिक्त यहाँ पर चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये वर्तमान झारखंड के सिंदरी में लगा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये नेपा नगर में अवस्थित है और नेपा नगर यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पर चूना पत्थर तथा सस्ता श्रम होने के कारण सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उद्योग है। तो बेंगलुरु का हो जाएगा वायुयान, कोरबा का हो जाएगा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर का हो जाएगा लौह इस्पात तथा मलाज खंड का हो जाएगा तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन गलत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ये चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट है यह वजन कम करने वाला उद्योग है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो ये कथन गलत है और महाराष्ट्र का देश में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन, उसके अंतर्गत सड़क परिवहन। पहला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो प्रश्न काल में इसका सही उत्तर ऑप्शन डी था और 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,204 किलोमीटर है। 1,46,204 किलोमीटर, ये 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। नेक्स्ट है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर। पूर्व पश्चिमी गलियारा सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है तथा उत्तर दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है रेल परिवहन। पहला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो ये सबसे पहले 1853 में तैयार हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है या लगभग 5.5 फीट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, और ये लगभग 3,149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट है नौ या वायु परिवहन। पहला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरमुगांव पत्तन स्थित है। तो ये गोवा में स्थित है। मोरमुगांव पत्तन गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो जलमार्ग संख्या 1 ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। वहीं मोरमुगांव, मुंबई तथा कोच्चि ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है विविध। पहला प्रश्न है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है जो कि 5,890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नाथुला है और इसकी ऊंचाई 4,404 मीटर है। नेक्स्ट है भारत में
घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इन्हें सुंदर वन कहते हैं, ऑप्शन बी। और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1851 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत तथा नेपाल। भारतवर्ष और नेपाल के बीच वर्ष 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है? तो ये अति वर्षा का कारण है, एल नीनो, इसके कारण भारत में अति वर्षा होती है। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये निम्न गंगा मैदान का हिस्सा है। अंग तथा मगध ये निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया? तो इसका आरंभ 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो इसे भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन बी। भारत का स्थलाकृत मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। हैदराबाद ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है, वहीं हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने भारत के भूगोल से संबंधित बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।